Hey everyone, welcome to my YouTube channel and in this course we will cover DSA with Java। और इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपको बिल्कुल फ्री कोर्स है और इसमें आपको सभी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स, असाइनमेंट, जस्ट लाइक पेड कोर्स की तरह। और बिल्कुल ही बढ़िया क्वालिटी के साथ कंटेंट दिया जाएगा, नोट्स, पीपीटी एंड असाइनमेंट आप अपने हमारे गिटहब चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। और इसी के साथ साथ आपको कुछ भी आने की नीड नहीं है, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है ना आपको, कोडिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप ये वीडियो कोर्स फॉलो कर सकते हो। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही कोर्स चलेगा, नहीं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। ये पार्ट सिर्फ थ्योरेटिकल है, बेसिक चीज़ें कवर करेगा। नेक्स्ट लेक्चर से बिल्कुल प्रोग्रामिंग चलेगी और सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से चलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग है हमारी व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग जो होती है, ऐसे समझिए जैसे अगर आप दो फ्रेंड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उस चीज़ को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। वहीं अगर आप अपने फ्रेंड्स की जगह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें, कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दें कैसे कुछ टास्क परफॉर्म कराने के लिए, तो वो हमारी प्रोग्रामिंग आ जाती है। कुछ भी, एनीथिंग प्रोग्राम दैट यू वुड लाइक, कुछ भी जो आपको चाहिए कराना है, जो आपकी मर्जी, वो सब प्रोग्रामिंग में आती है ना। यही मैंने इन थ्योरी में लिख दिया है, सेम थिंग है। फिर बताएंगे कैसे आप अपने दोस्त से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बाय दी हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं या फिर हिंदी में, और एनी वन एल्स, है ना। तो ऐसे ही हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से। भाई कंप्यूटर तो ये हिंदी इंग्लिश समझ नहीं पाएगा, कंप्यूटर समझता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं समझता, ये बस वर्क करता है 0 1 पे। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा 0 1 बाइनरी लैंग्वेज पे ये वर्क करता है ना। तो अब भाई ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया तुमने कि ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करता है, तो अब आप कह रहे हो कि 0 1 पे करता है, ये कैसे पॉसिबल है यार? तो एक्चुअली होता क्या है, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना हमारी, सी प्रोग्रामिंग, जावा, C++, पाइथन, JS, और ये हमारी C शार्प और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये सब जो ना, पहले कंपाइलर नाम का एक हमारी टर्म होती है, हमें अभी बाद में पढ़ेंगे कैसे जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है, कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। अभी इन सब में आपको ज़्यादा फोकस नहीं है, बस आपको सुनना है और समझना है ना। बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे हर एक कॉन्सेप्ट, आगे बस पढ़ते रहिए आप। तो हमने एक कोड लिखा कोई, वो जावा का कोड कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर इसे 0 1 में कन्वर्ट करके दे देगा, वही कंप्यूटर समझेगा, है ना। इस तरह से हमारे ये कोड एग्जीक्यूट होते हैं और ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती हैं। बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, एडवांस में जाएंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर, बस ये अभी बेसिक लेक्चर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, वो हमारी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं, उसके बेसिस, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। वन इज प्रोसीजरल, सेकेंड वन इज फंक्शनल एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या होती हैं। तो हमारी ये प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है? ये एक मतलब ऐसे समझिए कोई प्रोग्राम लिखा हमने सम ऑफ 2 नंबर्स का। अभी आप नहीं जानते हो कैसे लिखा जाता है, वो बाद में देखेंगे। बस सपोज करिए एक प्रोग्राम है 2 नंबर को सम करने का। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, पहले हम इनपुट लेंगे 1 नंबर का, फिर दूसरे नंबर का लेंगे और उन दोनों को सम कर देंगे। तो प्रोसीजरल मतलब सीक्वेंस वाइज चलेगा। ऐसे तो नहीं है कि आप पहले ही सम कर दोगे बाद में इनपुट लोगे। तो कुछ चीज़ें प्रोसीजरल में, सभी चीज़ें एक सीक्वेंस से होती हैं। पहले ए नंबर का इनपुट ले लिया, फिर बी का ले लिया, फिर उसके बाद उन दोनों का सम कर दिया, है ना। तो सीक्वेंस वाइज चलेंगे सब चीज़ें। तो यही होता है हमारा प्रोसीजरल। अब प्रोसीजरल ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज है तो वो फंक्शनल नहीं होगी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि एक लैंग्वेज तीनों हो, जैसे जावा देख लीजिए, प्रोसीजरल भी है और तुम्हारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज एक टाइप की होगी, मल्टीपल टाइप्स की भी हो सकती है। तो सेकंड वन है हमारी फंक्शनल। अब इसी काम को हम फंक्शन बना के कर देंगे। सपोज करिए जो A+B का कोड है वो हम फंक्शन में लिख दें। जैसे एक सम नाम का फंक्शन बना दें और इसमें एक इनपुट ले लें A,
और एक इनपुट ले लें बी, बस हो गया। बस अब इसकी बॉडी लिख देंगे, जो भी हमारा फंक्शन लिख देंगे सम ए प्लस बी। ऐसे ही हम फंक्शन की फॉर्म में करते हैं। आपको अभी कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये फंक्शन क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ये कुछ भी चीज़ अभी नहीं। बस जो समझ रहे हैं कि फंक्शन के फॉर्म में होते हैं, बस यही याद रखना है कि फंक्शनल में फंक्शन के फॉर्म में होते हैं और प्रोसीजरल में एक सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होते हैं। सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड वन है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, इसमें जो कोड रहता है हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। अब ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से हमें पता लग जाएगा सब कुछ, और ये सब चीज़ हम डीप में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेशन में। ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जावा के, वहाँ पे इसे देखेंगे। तो ये टाइप्स खत्म हो गए। इसके बाद हमारी 2 टाइप्स और होते हैं लैंग्वेज की, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक में क्या होता है, स्टैटिक ये दोनों जो टाइप्स होते हैं ना, ये डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेमोरी एलोकेशन। चलिए इन्हें देखते हैं। ये जो इसमें स्टैटिक टाइप में होते हैं वो कंपाइल टाइम में चेक करता है ना, और ये रन टाइम में करता है। अब समझते हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास एक लैंग्वेज होती है इस तरह से, इंट ए इक्वल 10 डिक्लेयर कर दिया है ना, और एक लैंग्वेज होती है 10। तो यहाँ पे क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इंट का। इस वाली ऊपर वाली लैंग्वेज जो है ये हमारी जावा सपोज कर लीजिए, है ना, और ये हमारी होती है पाइथन में। जो लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा जानते होंगे, वो लोग थोड़ा बेसिक जानते हैं, उन्हें पता होगा ऐसे करते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें। अब क्या होता है हमारी जावा लैंग्वेज में, क्या होता है, ये हमें डिक्लेयर करके कंपाइलर को बताना होता है कि भाई ये जो हमारा ए है ना वो इंटीजर टाइप का है। पर पाइथन में ऐसा नहीं होता, वो खुद से समझ लेता है कि ये इंटीजर है। और सपोज करिए हम बी इक्वल नेम दे रहे हैं, कुछ भी नेम दे रहे हैं, शिवम सपोज कर लीजिए, है ना, तो वो क्या करता है, वो खुद से समझ लेगा कि भाई इसका जो टाइप है ना वो स्ट्रिंग है, जो बी का टाइप है वो स्ट्रिंग है। और यही अगर हम जावा में करना होता हमें, तो हम इसके आगे लिखते हैं स्ट्रिंग। यही फर्क है बस। पर अब इसमें देख लेते हैं और क्या फ़र्क है भाई। इसमें क्या होता है ना, जावा में जो कि स्टैटिक है और पाइथन डायनेमिक है हमारी, तो कंपाइलर को हमारे जो एरर आते हैं, अगर हम पहले कंपाइलर को बता देंगे कि इंटीजर टाइप का है, तो जो एरर आएंगे हमारे वो कंपाइल टाइम पे पता लग जाएंगे, है ना, कंपाइल टाइम पे पता लग जाएंगे हमारे एरर्स। और पाइथन में क्या होगा, हमारे जो एरर होंगे वो रन टाइम पे ही पता चलेगा, क्योंकि रन टाइम में हम इसमें पहले से कंपाइलर को बता नहीं रहे कि भाई ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा स्ट्रिंग है, और जो भी फ्लोट वगैरह जो भी डाटा टाइप्स होते हैं हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा ये है ना। ये हो गए कंपाइल टाइम में पता लग जाएंगे। अब इसमें मेमोरी एलोकेशन का हमने बता ही दिया कि वो कंपाइल टाइम पे होगी, हम इंटीजर पहले डिफाइन कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे, तो इसमें रन टाइम में होगी। ये इसमें जो एरर आ रहे होंगे ना, एरर जो आएंगे हमारे, क्या हो रहा है, कंपाइलर को हम पहले से बता दे रहे हैं, तो एरर भी क्या आएंगे, कंपाइल टाइम पे हमें पता लग जाएंगे। पर पाइथन में ऐसा नहीं होता, हम पहले से बता ही नहीं रहे हैं, तो रन टाइम में ही एरर पता लगेंगे। तो ये आपको बहुत ईजी से याद हो जाएगा स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस, कि जो हमारे स्टैटिक में वो कंपाइल टाइम पर चेक हो रहे हैं और इसमें रन टाइम में हो रहे हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स आप खुद बना लोगे। एरर्स किस में चेक होंगे भाई, कंपाइल टाइम में होंगे। एरर्स किस में होंगे, रन टाइम में होंगे। रन टाइम में एरर देगा, नोट्स में होंगे उसमें कंपाइल टाइम में, ठीक है। यही इसका यही मतलब है कि रन टाइम में एरर देगा वो, कंपाइल टाइम में नहीं शो होंगे, अगर होंगे भी एरर। और वो बताया मैंने इंट वाला कॉन्सेप्ट कि इंट ही लिखना पड़ रहा है, इंट इक्वल 0 लिखना पड़ रहा है, इसमें नहीं डिक्लेयर करना पड़ रहा है। ये इंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है ना, इस वाले में नहीं है। और पर ये डायनेमिक में एक और चीज़ है, ये हमें इंट हम लिख नहीं रहे हैं तो हमारा टाइम सेव हो रहा है, हमें कम लिखना पड़ रहा है, बस इक्वल 0 से हमारा काम चल जा रहा है, बस यही है।
एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोरी एलोकेशन का, मतलब जावा में हमारी मेमोरी मैनेजमेंट होती कैसे है ये समझते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा इंट ए इक्वल 0 लिखा सपोज हमने, है ना। अब ये एक हमारी होती है स्टैक मेमोरी और एक हमारी होती है हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी में क्या होता है, ए, ये जो ए है ना इसको हम वेरिएबल कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होती है, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो ए जो है हमारा होगा स्टैक मेमोरी में से, है ना। और ये हमारी होती है हीप मेमोरी। अब हीप मेमोरी में जो वैल्यू रहेगी वो जाएगी हीप में, इन दिस केस 0 है हमारी, है ना। ठीक है, तो 0 जाएगी जी। इससे हो क्या रहा है, अब हम b इक्वल 1 करते हैं, है ना। तो b किस में जाएगा, स्टैक में जाएगा, और 1 किस में जाएगा, हीप में जाएगा। अब सपोज करिए हम a में b डाल देते हैं ना, तो a पहले इससे 0 से मैप कर रहा था, है ना। ठीक है, अब क्या है, a 1 से मैप करेगा, a जो है वो 1 से मैप करेगा। अब ये 0 को कोई मैप नहीं करेगा, है ना, ये यहाँ से हट जाएगा 0 से। थोड़ा ज़्यादा ही इरेज कर लेते हैं इसे, है ना। ये जो है इसको हटा लेते हैं, अब थोड़ा क्लियर दिखेगा। अब ये हमारा हीप हो गया। अब ए जो है वो, अबे यार सॉरी, वो 0 तो हटाए, वो सॉरी नहीं, ठीक है ठीक है। तो हमारा जो 1 है यहाँ पे, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी शेप 1 है। अब 0 को तो कोई रेफरेंस दे ही नहीं रहा, तो करेंगे क्या, 0 ऐसे ही पड़ा है। अब भाई ऐसे रहेगा तो ऐसे 0 2 3 4 बहुत सारे हमारे जो हीप है पूरा भर जाएगा, ऐसे तो हमारी बहुत मेमोरी वेस्टेज होगी। तो अब इसे कैसे रिमूव करा जाए ऐसे, ये काम हमें करने की नीड नहीं होती, ये जावा में पहले से होता है, जो कि कहते हैं जिसे गार्बेज कलेक्शन, है ना। एक टर्म होता है जावा में जिसे कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, ये सारी जो भी पहले से वैल्यूज हैं जिसको कोई भी रेफरेंस नहीं करता, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कोई भी रेफरेंस नहीं कर रहा वेरिएबल, वो सब डिलीट कर देता है, यही गार्बेज कलेक्शन। ये जावा में पहले से मैनेज होता है, सीपीपी और वगैरह अदर लैंग्वेजेस में हमें खुद करना पड़ता है, पर जावा में ये पहले से होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है हमारी स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी का। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको स्ट्रिंग में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका यूज़ होता है स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी जावा में स्ट्रिंग जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, है ना। बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा भाई, आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जावा, बहुत ही बढ़िया से करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। So thank you, and if you like the video then please like, share and subscribe our channel for more such courses। और आने वाले कोर्सेज आने वाले हमारे वेब डेवलपर और जावा फुल स्टैक डेवलपर। जावा फुल स्टैक में होगा कि आप स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, स्प्रिंग सर्वलेट्स, ऐसे फुल स्टैक बैकएंड वगैरह पे काम भी कर पाओगे। और अभी के लिए इस कोर्स में हम डीएसए विद जावा कवर करेंगे। सो थैंक यू, और प्लीज़ कमेंट हाउ यू like the video।